बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है मेरा मसीहा मेरा सनम। ये नादिया फ़ातिमा रिजवी का नावल है, मुकम्मल नावल है, जो कि आंचल के शुमारे में शाया हुआ था। बहुत खूबसूरत नावल है, कज़न बेस्ड है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस्ड है बेसिकली ना। ये तो हीरो जो होता है वो काफ़ी अमीर होता है और जो हीरोइन होती है वो गरीब होती है, तो उसी बेस पे ना वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा मसीहा मेरा सनम बाय नादिया फ़ातिमा रिजवी। वो ऑफिस से थकी हारी घर पहुंची तो उमा को सहन के तख्त पर मुतफिक्र बैठे पाया। उसका पहला ख्याल अब्बा की जानिब गया और ये खैर उसे हरासा कर गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, आप यहाँ क्यों फिक्रमंद सी बैठी हैं? सब ठीक तो है ना? अब्बा की तबीयत तो ठीक है, वो एक ही सांस में बोली। तो अम्मा एक गहरी सांस भर के रह गई, फिर आहिस्तगी से बोली, ज़रनैन बेटा सब ठीक है, अब्बा की तबीयत भी ठीक है। वो दरअसल आज तुम्हारी फूफो आई थी। इतना कहकर अम्मा खामोश होगी। फूफो की आमद की बाबत जानकर ज़रनैन की तबीयत बोझल सी होगी। फिर तंजन बोली, आज भी वो कोई नई डिमांड लेकर आई होंगी? नहीं बेटा, आज खिलाफ मामूल कोई डिमांड तो नहीं की, अलबत्ता तुम पर बहुत तनकीद कर रही थी। मुझ पर क्या तनकीद की? वो थोड़ा हैरान होकर बोली, बकौल इनके कि ज़रनैन उनकी होने वाली बहू है और ये बात उन्हें गवारा नहीं कि तुम दफ्तर में गैर मर्दों के साथ काम करो। अम्मा के मुंह से फूफी की कही बात सुनकर वो चिढ़ गई। अम्मा, फूफो हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझती? क्या हमारे घरेलू हालात उनसे पोशीदा हैं? आप किस तरह से रात रात भर जाकर 4 पैसों की खातर लोगों के कपड़े सीती हैं, और हमारी बहनें वो खुद भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन देती हैं, क्योंकि अब्बा की कलीन पेंशन इस मौजूद महंगाई में इंतहाई नाकाफ़ी होती है। उस पर मज़ाद ये कि अब्बा के डॉक्टर की फ़ीस और दवाएं। ज़रनैन तल्खी से बोलती चली गई। फिर मज़ीद गोया हुई, अम्मा आपको मालूम है ना कि स्कूल की तनख्वाह से हमारा गुजर बसर कितनी मुश्किल से होता है। अब ये जॉब मिली है तो कुछ आफियत हो जाएगी, लेकिन फूफो को उस पर भी एतराज़ है। तुम्हारी बात दुरुस्त है बेटा, लेकिन हम लोगों का मुँह तो बंद नहीं कर सकते ना, और फिर फूफो तुम्हारी होने वाली सास भी हैं। अम्मा की बात सुनकर ज़रनैन ने कहा, और अब्बा की भी तो है ना, उन्हें क्यों अपने मासूर भाई और उनकी बच्चियों से हमदर्दी नहीं है? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कि उन्हें तुम लोगों का ना सही अपने भाई तक का ख्याल नहीं है। अम्मा तल्खी से बोली, तो फिर आप भी फूफो के एतराज़ात को खातिर में मत लाया कीजिए बेटा। कैसे खातिर में ना लाऊं? वो तुम्हारी होने वाली सास है। अम्मा ज़रनैन की बात के जवाब में बोली, होने वाली सास है, जब हो जाएंगी तब उनकी परवाह कीजिएगा। ये कहकर ज़रनैन अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि अम्मा सोचों के समंदर में डूब गई। आज फूफो फिर अपनी बेटी, दामाद और बेटे के हमरा विराजमान थी और रात का खाना खा के जाने के मूड में थी। ज़रनैन की तीनों बहनें, ईमान, दुआ और मिशेल किचन में जुटी हुई थी, जबकि ज़रनैन जो ऑफिस से आकर सो गई थी वो उनकी आमद की वजह से उठकर फूफो और उनकी बेटी के साथ सहन में बैठी हुई थी। फूफा का बेटा आतिफ, जो ज़रनैन का मंगेतर भी था, वो अपने बहनोई के हमरा टीवी लाउंज में मैच देख रहा था। मुमानी बस इस साल के आखिर में आतिफ भाई और ज़रनैन की शादी की तारीख दे दे मुझे। अपने इकलौते भाई की शादी का बहुत इश्तियाक है। आतिफ की बहन हमना जोश से बोली। फिर मज़ीद गोया हुई, मुमानी पहनानी में मुझे अगर आप एक सोने का सेट ना दे सकी तो सोने की बारीक वाली चूड़ियाँ दे दीजिएगा, वो मेरे पास नहीं है। हमना की इस बात पर ज़रनैन और अम्मा दोनों पहलू बदल के रह गई। ज़रनैन ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन माँ का इशारा देकर खामोश रही। फिर उन दोनों से एक्सक्यूज़ करके किचन में आ गई, जहाँ मुख्तलिफ अनवा इक़साम के खानों की इश्तहा अंगेज़ खुशबुएँ उठ रही थीं। आप ही चिकन कढ़ाई, कबाब और मटर पुलाव बना रहे हैं, जबकि दुआ ट्राइफल बना रही है। खानों की लिस्ट सुनकर ज़रनैन मज़ीद मुतफक्कर हो गई, क्योंकि ये गोश्त और खाने का सामान महीने के आखिर में कैसे आया। ज़रनैन ने अपनी बहनों से इस्तफसार किया तो ईमान को अपनी बहन के मुतफक्कर अंदाज पर प्यार आ गया। मेरी प्यारी आप परेशान ना हो, मिशेल और मैंने ट्यूशन के पैसों से कुछ पैसे पस अंदाज किए हुए थे। ईमान ज़रनैन की परेशानी दूर करने की गर्ज से बोली, तो ज़रनैन अब परेशान होने की बजाय दुखी हो गई। तुम दोनों ने वो पैसे यकीनन अपनी ज़रूरत के लिए के तहत रखे होंगे ना? ज़रनैन की बात पे ईमान और मिशेल दोनों नज़र चुरा गए। फिर मिशेल बात टालने की गर्ज से और ज़रनैन का उस बात से ध्यान बचाने की गर्ज से बोली, आप ही मैंने अब्बा को मुर्गी की यखनी दे दी है, वो तुम्हें याद कर रहे थे। अरे हाँ, मैं अब्बा के पास जाती हूँ, वो शायद इस वक्त अकेले होंगे। ज़रनैन चौंक कर बोली और किचन से चली गई। तो दोनों बहनों ने इत्मीनान का सांस दिया। वो अब्बा के कमरे में आ रही थी कि दरवाजे पर रुक गई। अंदर से फूफो की ज़ोर शोर से आवाज़ें आ रही थी, देखो हैदर भाई, तुमने ज़रनैन को ऑफिस में नौकरी की इजाज़त देकर गलती की। भाई जवान जहाँ लड़की है और फिर वहाँ मर्द भी काम करते हैं। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो नाक चढ़ाकर बोली, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है, वो मेरा गुरूर है, मुझे पूरा यकीन है वो मेरे गरूर मेरे मान की लाज रखेगी। हैदर साहब की बात पर ज़रनैन की आंखें भीग गईं। ज़रनैन कमरे में जाने की बजाय छत की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली आई। ठंडी ठंडी और मुअत्तर हवा ने जब उसके वजूद को छुआ तो उसके तने हुए असाब को खासा सुकून मिला।
उसने आसमान की जानिब देखा जहाँ चंद एक बादल के टुकड़े 14वीं के चांद के इतराफ में हाथ बांधे खड़े थे, जबकि सितारे चांद की रोशनी मुस्तार लेकर खूब चमचमा रहे थे। वो चांद सितारे देखने में इतनी महब थी कि उसे आतिफ के आने का भी एहसास ना हुआ। तो क्या सोचा तुमने? आतिफ की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह उछली। ओह आतिफ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, ज़न्नैन अपने सीने पे हाथ रखकर बोली। लेकिन आतिफ ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। ज़न्नैन, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, वो इंतहाई रूखे फीके लहजे में बोला। क्या पूछा है तुमने? ज़न्नैन ने हकीकतन उसकी बात नहीं सुनी थी। तुम ये जॉब छोड़ रही हो या नहीं? वो कतियत से बोला तो बात का मफहूम समझकर ज़न्नैन का दिल चाहा अपना सर दीवार से टकरा दे। तुम लोग इस बात को इतना इशू क्यों बना रहे हो? ज़न्नैन अंदर से सुलग रही थी, लेकिन बज़ाहिर ठंडे लहजे में बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? हम लोग इशू बना रहे हैं या तुम अपनी ज़िद पर अड़ी हुई हो? आतिफ नागवारी से बोला। ज़न्नैन आतिफ की बात पर गहरे सांस भर के रह गई। आतिफ, तुम हमारे घर के हालात जानते हो। पकी शुगर की बीमारी की वजह से उनकी एक टंग कट गई है, जिसकी वजह से उनकी नौकरी छूट गई और हमारा भी कोई भाई नहीं है जो हम कमाए। अब चूंकि मैं घर की बेटी हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं घर का बोझ उठाऊँ, बल्कि मेरी बहनें और अम्मा भी घर का बोझ उठा। वो आतिफ को आराम से समझाना चाहती थी, लेकिन आतिफ उसकी बात दरमियान से कतई करके बोला। बस बस, अब अपनी मजबूरियाँ करो ना, मेरे सामने मत रो। आतिफ की बात पर जन्नैर के अंदर नागवारी की लहर उठी, जिसे वो अयां भी कर गई। मैं तुम्हारे सामने अपनी मजबूरी का रोना नहीं रो रही, और ना ही कोई मदद की ख्वास्तगार हूँ। बस मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो, वो दो टोक अंदाज में बोली। कैसे करने दो तुम्हें? आखिर तुम मेरी मंगेतर हो। आतिफ चमक के बोला। मंगेतर हूँ, बीवी नहीं जो तुम मुझ पर हुक्म सादिर करो। आखिर ज़न्नैन कब तक बर्दाश्त का दामन थामे रखती? वो भी दूबदू बोली। ओह आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? ये तो मेरी माँ की और मेरी शराफत थी कि मामू पर तरस खाकर मैंने तुमसे मंगनी कर ली, वरना तुम्हें पूछता कौन था? और वह तुम्हारा अमीर कबीर ननिहाल जो तुम लोगों को मुंह भी नहीं लगाता, उससे अच्छे तो हम हैं कि हम तुम्हें बहू बनाने को तैयार होगी, और तुम बजाय हमारा एहसान मानने के हमें ही आंखें दिखा रही हो। आतिफ घटियापन पर पूरी तरह से उतर आया था। तुम्हारी इन सती बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मुझे तुम्हारी इन सती बातों का कोई जवाब नहीं देना। ज़न्नैन को आतिफ की बातों पर बेतहाशा इश्तियाल आया था, लेकिन वो सिर्फ अपने माँ बाप की खातिर आतिफ से इतना कहकर वहाँ से पलटे, जबकि आतिफ वहाँ खड़ा पेचताब खाकर रह गया। मामू के घर की तरफ से उनके बेटे तैमूर की शादी का कार्ड आया था। ये हकीकत थी कि ज़न्नैन के ननिहाल वाले ज़न्नैन के घर वालों से बहुत कम मिला करते थे, और उसका असल मुहरत तबकाती फ़र्क था। ज़न्नैन बेटा, तुम्हारे मामू खुद ये कार्ड देकर गए हैं, और तुम सब बहनों को कहा है कि वो शादी से एक हफ्ता पहले ही रहने आ जाएं। अम्मा खुशी खुशी ज़न्नैन को बता रही थी। अम्मा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मोमानी जान को हम लोगों से ज़्यादा मेल जोल पसंद नहीं। बस ख़ास मौक़ों पर ही वो हमें याद कर लेती हैं, और मेरे ख्याल में हमें भी उनसे यूँ ही मिलना चाहिए। हम भी एन वक्त पर तकरीब में जाकर शिरकत कर लेंगे। ज़न्नैन सहूलत से बोली, तो अम्मा भी उसकी बात से मुत्तफ़िक़ होकर बोली। क्या तो तुम ठीक रही हो? थोड़ा थोड़ा मिलने से कम अज़ कम मेरे भाई से ताल्लुक़ तो जुड़ा हुआ है, वरना तुम्हारी खाला तो मौक़ों पर भी हमें नहीं पूछती। अम्मा को उदास होते देखकर ज़न्नैन ने यकदम बात पलटी। अम्मा, तैमूर तो नकाश से छोटा है, मामू को पहले नकाश की शादी करनी चाहिए थी ना। हाँ बेटा, लेकिन नकाश बहुत मुख्तलिफ तबीयत का लड़का है। मैंने भी यही बात तुम्हारे मामू से कही थी। वो कहने लगा कि उसका मिजाज सैलानी और मनमौजी है, और वो हमको अपनी ज़िंदगी में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं देता। अम्मा पूरी तफसील बताते हुए बोली। वाकई आप ठीक कह रही हैं, नकाश का मिजाज बहुत अनोखा है। ज़न्नैन सोचते हुए बोली। जहन में नकाश का सरापा लहरा गया। अभी 3 दिन पहले ही तो नकाश को उसने एक शॉपिंग सेंटर में देखा था। उसकी कोलीग आसिया को बाजार से कुछ लेना था, सो ज़न्नैन को भी उसने ऑफिस वापसी पर साथ ले लिया था। नकाश एक इंतहाई मॉडर्न लड़की को बेदरेक शॉपिंग करा रहा था। ज़न्नैन ने नकाश से निगाह बचा ली थी और आसिया को वहाँ से जल्दी चलने को कहा था। वो उस वक्त नकाश से मिलने के मूड में कतई नहीं थी, वरना जब भी नकाश उससे मिलता बहुत खुश अखलाकी से पेश आता था। आज तैमूर की मेहंदी थी। मामू ने सुबह ही ड्राइवर की हमरा गाड़ी भिजवा दी थी, लेकिन ज़न्नैन का इतने सवेरे जाने का कतई मूड नहीं था। उस पर मज़्ज़ात अब्बा को कल रात से हल्का सा टेम्परेचर भी हो गया था। ईमान कॉलेज गई हुई थी, जबकि दुआ और मिशेल बड़े ज़ोक़ो शौक़ से जाने को तैयार थी, लेकिन अम्मा दोनों को यूँ अकेला भेजने से कतरा रही थी। उनकी भावज का सलूक बुरा नहीं था तो ख़ास अच्छा भी नहीं था। वो हमेशा अपनी नंद और उनके बच्चों के से लिए दिए रहती थी। अम्मा को तज़ब्ज़ुब का शिकार देखकर ज़न्नैन अम्मा से बोली, आप दुआ और मिशेल के साथ मामू के घर चली जाएँ। मैं अब्बा के पास ठहर जाती हूँ, और वैसे भी ऑफिस से मैंने आज छुट्टी कर ली है, लिहाजा मैं अब्बा के पास रुक जाती हूँ। अरे बेटा, ये मेहंदी की रस्में तो लड़की वालों के लिए होती हैं। तुम ऐसा करो, दुआ और मिशेल के साथ चली जाओ, मैं इंशाल्लाह बारात में शिरकत कर लूँगी। अम्मा रसानियत से बोली तो ज़न्नैन मज़ीद कुछ और ना बोल सकी। ज़न्नैन, मिशेल और दुआ मामू की कोठी पर पहुंची तो वहाँ शादी की मखसूस गहमा गहमी थी। मानी तीनों के सलाम का जवाब सरसरी सा देकर दूसरी जानिब चली गई, जहाँ उनके मैके वाले और दीगर मेहमान मौजूद थे। अलबत्ता मामू उन्हें देखकर बहुत खुश हुए।
चलो शुक्र है कि तुम लोग आ गए, वरना मैं तुम लोगों से नाराज़ हो जाता। मामू खुशदिली से बोले। फिर ईमान और अम्मा के बारे में इस्तफसार किया तो ज़रनैन ने ईमान और अम्मा की गैर हाज़िरी की वजह बता दी। मैं ड्राइवर को रात को भेज दूंगा ताकि वो ईमान को ऐन वक्त पे ले आए। मामू ने रसानियत से कहा। नहीं मामू जान, दरअसल ईमान के कॉलेज में टेस्ट हो रहे हैं, उसका आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़रनैन ने माजरत खाना अंदाज में बोली तो मामू सर हिला गए। उसी दौरान ज़रनैन की मामूजात बहन नीलम वहाँ आ गई, जो 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 3 बच्चों की माँ थी। अस्सलाम वालेकुम नीलम बाजी, कैसी हैं आप? तीनों ने आगे पीछे सलाम किया। फिर ज़रनैन ने खैरियत दरियाफ्त की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? खुश अखलाक़ी से बोली तो ज़रनैन ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। उनसे सलाम दुआ के बाद तीनों बहनें सिटिंग रूम में आ गई, जहाँ उनकी ननिहाली कज़न के साथ साथ कुछ अजनबी चेहरे भी थे। ज़रनैन का यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। अलबत्ता दुआ और मिशल दीगर लड़कियों के साथ मेहंदी के थाल वगैरह सजाने लगीं। रेड कलर के शिफॉन जॉर्जेट के सूट में कॉपर रंग के मोतियों से बने काम के सूट में ज़रनैन बहुत प्यारी लग रही थी। अपने शोल्डर कट बालों को पिन अप करके चेहरे पे हल्का हल्का मेकअप किए वो आज बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। अलबत्ता ज्वेलरी के नाम पर उसने सोने के टॉप्स पहने हुए थे, क्योंकि ज्वेलरी का उसे बिल्कुल शौक नहीं था, जबकि सोने के ये टॉप्स वो हमेशा पहने रखती थी, जो उसे बहुत ज़्यादा अजीज़ थे, क्योंकि ये टॉप्स अब्बा ने उसे मैट्रिक में पोजीशन लाने पर गिफ्ट किए थे। ग्रीन और गोल्डन इम्तजाज के पशवाज और पजामे में मिशल और आतिशी गुलाबी पशवाज पजामे में दुआ भी बहुत प्यारी लगी थी। मेहंदी का इंतज़ाम शहर के मारूफ होटल में था। दुआ और मिशल बहुत इंजॉय कर रही थी, मगर ज़रनैन का सारा ध्यान अब्बा की तबीयत की जानिब था। आज सुबह यहाँ आते वक्त वो अपना मोबाइल भी घर छोड़ आई थी। तमाम लड़कियाँ बड़े ज़ोर और शोर से गाने गाने में मसरूफ़ थीं और इस शोर से ज़रनैन के सर का दर्द भी बढ़ गया था। अरे ज़रनैन, तुम वहाँ अकेली क्यों बैठी हो? भाई तुम भी लड़कियों के साथ गाने गाओ। ज़रनैन की छोटी मुमानी ने उसे यूँ अकेला बैठा देखा तो इंतहाई खुश अखलाक़ी से बोली। नहीं छोटी मुमानी, मैं यहाँ बिल्कुल ईजी हूँ। वो छोटी मुमानी के अखलाक की वजह से बखूबी जानती थी। इस वक्त वो अपनी बेटी की होने वाले ससुराल वालों के साथ मौजूद थी। वो उन लोगों को ये तासुर देने की कोशिश कर रही थी कि उनके ताल्लुकात अपने ससुराल वालों से कितने अच्छे हैं। ज़रनैन इधर उधर निगाह दौड़ा रही थी कि एक शख्स पर उसकी निगाह एक पल को ठहरी। और नक्काश यहीं पाकिस्तान में है? इंतहाई रफ हुलिये में हमेशा की तरह नक्काश तमाम महफिल में मुनफरिद लग रहा था। कई लड़कियों की निगाहों का मरकज़ बना हुआ था, जबकि उसके पहलू में ब्लैक रंग की फैंसी साड़ी, जिसके स्लीवलेस ब्लाउज में सफ़ेद नगों का इंतहाई दिलकश और नाजुक काम किया हुआ था, उसी की हमरंग ज्वेलरी पहने वो ब्लैक ब्यूटी भी हरगिज़ नज़रअंदाज करने के लायक नहीं थी। वो नकाश के साथ गर्दन अकड़ाई मगरूराना मुस्कुराहट ऐसे घूम रही थी जैसे किसी रियासत की शहजादी हो। थोड़ी देर बाद नकाश लेडी साइड पर आया तो उसकी निगाह अलग थलग बैठी ज़रनैन पर पड़ी और उस लड़की के हमरा ज़रनैन के पास चला आया। और ज़रनैन, ये तुम हो? कितने अरसे बाद तुम्हें देखा है, नकाश हैरत से बोला तो ज़रनैन ने मुस्कुराकर नकाश को सलाम किया। वो नकाश की अजीब व गरीब फितरत से खूब वाकिफ़ थी। वो अपने घर वालों से क्या पूरी दुनिया से हट कर था। बकौली मान के मैंने नकाश भाई जैसा अनोखा बंदा आज तक नहीं देखा। अब नकाश अपनी फ्रेंड से ज़रनैन का तारुफ करा रहा था। और सुनाओ हनी, तुम्हारे मंगेतर का क्या हाल है? नकाश बोला। वो ठीक है, आप सुनाएं, अमेरिका से कब आए? ज़रनैन नरम लहजे में बोली। मैं पिछले हफ्ते आया था और अब तैमूर के वलीमे की रात बिजनेस के सिलसिले में टोरंटो चला जाऊंगा। नकाश अपने मखसूस अंदाज में बोला तो ज़रनैन मुस्कुराकर बोली, आप तो हमेशा ही मसरूफ़ रहते हैं। ओ नकाश, यहाँ से चलो, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। इंतहाई दिलकश सी नस्वानी आवाज़ पर नकाश और ज़रनैन ने चौंक कर उसे देखा। दोनों ही थोड़ी देर के लिए उसे फरामोश कर गए थे। ओके डियर, फिर मुलाकात होगी, ज़रनैन से कहकर बिना उसका जवाब सुने वो उस लड़की के साथ चलता बना। वाकई नकाश बड़ा अनोखा इंसान है, ज़रनैन खुद से बोली, फिर खुद ही मुस्कुरा दी। ईमान के ससुराल वाले शादी पर जोर दे रहे थे। अम्मा खुद भी यही चाहती थी कि जल्द अज जल्द ईमान और ज़रनैन के फर्ज से सबकदोश हो जाएं, जबकि अब्बा भी ये खबर सुनकर खुश हुए। चलो नेक वक्त मैं अपनी ज़िंदगी में ये खुशी देख लूँगा। अब्बा की खुशी और तमानीत को महसूस करके वो भी मुतमईन हो गई। लेकिन जब फुफ्फो से इस बाबत का तज़किरा किया तो वो मुँह बनाकर बोली, अभी तो मेरे आतिफ को की जॉब लगी है, उसे थोड़ा सेट तो होने दो। मगर आपा, आपके भाई की ये ख्वाहिश है कि वो दोनों बेटियों की रुखसती अपने हाथों से करें। अम्मा रसानियत से बोली, ठीक है, मैं आतिफ, हमना और अपने दामाद से बात करके बताती हूँ। पुप्पो अपने मखसूस अंदाज में बोली और फिर 2 दिन बाद उन्होंने भी रजामंदी दे दी, लेकिन जहेज़ की एक लंबी फहरिस्त के साथ। अम्मा, हम किस तरह से पुप्पो की ये डिमांड्स पूरी करेंगे? ज़रनैन चीज़ों की इतनी लंबी फहरिस्त पढ़कर हवास पाख्ता सी होकर बोली। बेटा, जब तुम्हारी पुप्पो ये फहरिस्त लाई थी, मैंने भी दबे दबे लहजे में
उनसे इस बाबत इस्तफसार किया था, लेकिन वो चिढ़कर बोली, मेरा एक ही तो बेटा है, आखिर हमारे भी कुछ अरमान है, और फिर ज़रनैन इतने अरसे से जॉब भी तो कर रही है, यकीनन तुमने अच्छा खासा जोड़ लिया होगा। अम्मा तमाम तफसील बताते हुए गमगीन सी हो गई। अम्मा, आप फूफो से साफ कह दीजिए कि हमें उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते। ज़रनैन कतियत से बोली तो अम्मा ने दहल कर उसे देखा। नहीं बच्चे, हम ऐसा नहीं कह सकते, वो कहीं रिश्ता ना तोड़ दे, फिर सारे ख़ानदान में हमारी कितनी सुक्की होगी। अम्मा जल्दी से बोली, अम्मा क्या इस पूरी दुनिया में आतिफ ही रह गया है मेरे लिए, और आप ख़ानदान वालों की क्यों इतनी फ़िक्र करती हैं? कोई आता है हमसे मिलने? जानते हैं आपके हम पर कड़ा वक्त आ पड़ा है, कोई झांकता भी नहीं है। ठंडे और धीमे मिजाज की ज़रनैन का ज़ब्त बिलाखिर जवाब दे गया। वो चटक कर बोली तो कमरे में आती ईमान के कानों में भी ज़रनैन के अल्फाज पड़े, आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्या इस भरी दुनिया में सिर्फ आतिफ भाई ही रह गए हैं? अम्मा आप देखिएगा आप ही का नसीब कितना चमकदार और उजला होगा। ईमान अम्मा के ठंडे होते हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली, और तुम्हारे अब्बा जो इतने खुश हैं उन्हें मैं क्या बताऊँ? अम्मा बेबसी से बोली तो दोनों बहनों की ज़बान तालू से चिपक गई। फिर ईमान कदरे तौक़ुफ़ के बाद बोली, आप अब्बा को ये बताइए कि फूफो ने जहेज़ की इतनी लंबी लिस्ट भेजी है, और फूफो से भी बाशगाफ अल्फाज में कह दीजिए कि हम उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते। ईमान नरमी से बोली, ईमान बिल्कुल ठीक कह रही है, आप अब्बा से नहीं तो फूफो से ज़रूर बात कीजिए। ज़रनैन तायदी अंदाज में बोली तो अम्मा किसी गहरी सोच में डूब गई। अम्मा को फूफो से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अगले दिन आतिफ ज़रनैन को बताए बिना उसके ऑफिस में आ धमका। ज़रनैन जो अपने कॉलीग फैसल के साथ किसी बात पर हंस रही थी, आतिफ को अपने कैबिन में यूं छापा मारने वाले अंदाज में आता देखकर पल की पल खामोश हो गई। अरे आतिफ आप अचानक, ज़रनैन फ़कत इतना ही बोली थी कि आतिफ फट पड़ा। अब समझा कि तुम जॉब क्यों छोड़ना नहीं चाहती थी। वो फैसल को की ना तो उसने गाँव से देखता वो अंगारे चबाकर बोला, जबकि दूसरी जानिब मारे खफ़त और तस्दीक के ज़रनैन का चेहरा सुर्ख हो गया। आतिफ आप गलत समझ रहे हैं, फैसल मेरे भाई जैसा है। वो अपनी पोजीशन साफ करने की गर्ज से जल्दी से बोली, लेकिन आतिफ ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैं तुम जैसी बदकार और बेहया लड़की से अभी और इसी वक्त, शट अप मिस्टर आतिफ। इससे पहले कि आतिफ उसे हमेशा के लिए खुद की निगाहों में गिरा देता, उसे खाक कर जाता, वो उसका जुमला कतई करके ऊंची आवाज़ में बोली, अब भी इससे आगे एक लफ्ज़ भी मत कहिएगा, वरना मालूम नहीं मैं क्या कर डालूंगी। और ये ले अपनी मंगनी की अंगूठी। वो अपने हाथ की उंगली से अंगूठी उतारकर बोली, आप क्या मुझसे शादी करने से इनकार करेंगे? मैं खुद ये रिश्ता तोड़ती हूँ। उसके ऑफिस का पूरा स्टाफ ये तमाशा देख रहा था। बाज़ लोगों के चेहरों में तासुब था तो कुछ तमसखराती मजाक उड़ाती निगाहों से देख रहे थे। आतिफ मजीद उसे सुनता हुआ वहाँ से चला गया तो ज़रनैन ने अपने साकत वजूद को कुर्सी पर डाला। आप लोग अपना काम कीजिए, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा। फैसल ने तमाम स्टाफ को मुखातिब करके कहा, फिर मुड़कर ज़रनैन को देखा जो सुर्ख आंखों चेहरा लिए लंबी लंबे सांस ले रही थी। फैसल जल्दी से जाकर उसके लिए पानी का ग्लास लाया, जिसे उसने एक ही सांस में पी लिया। आर यू ओके ज़रनैन? फैसल पशिमानी से बोला तो यकदम ज़रनैन की आंखें पानियों से भर गई और उसने वो मुश्किल सर उस बात में हिलाया। ज़रनैन, आई एम वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपके मंगेतर ने आप जैसी शफाफ लड़की पर शक किया। फैसल नदामत से बोला, वो एक बीमार जहनीत का इंसान है, उसमें आपको कोई कसूर नहीं। ज़रनैन जहरखंद लहजे में बोली, फिर उससे माजरत ख़वाहाना अंदाज में गोया हुई, आई एम सॉरी फैसल, मैं आपके बेटे की सालगिरह में शिरकत नहीं कर सकूँगी। इट्स ओके ज़रनैन, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपके मंगेतर की बदगुमानी दूर करने की कोशिश करूँ। वो अभी तक नदामत के समंदर में गौतज़न था और उस समंदर से वो अपना सर नहीं उठा पा रहा था। ज़रनैन उसे बहनों की तरह अजीज़ थी। वो ये हरगिज़ नहीं चाहता था कि उसकी वजह से ज़रनैन का घर बसने से पहले ही उजड़ जाए। प्लीज़ फैसल, इस सारे किस्से में आप खुद को कसूरवार ना समझे। आतिफ ने हमेशा मुझ पर शक किया, कभी मुझ पर एतमाद नहीं किया, और जिन रिश्तों में शक व बदएतमादी के बादल हों वो रिश्ता कभी भी नहीं पनपता। बिना एतमाद और भरोसे के मियाँ बीवी का रिश्ता इस चलते चराग की मानिंद होता है जो आंधी की जद में हो, किसी पर भी शक का झोंका उस रिश्ते की लौ को बुझा दे। मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि हमारे रिश्ते की लौ बहुत जल्द बुझ जाएगी। ज़रनैन तासुब से बोली, फिर फैसल से कहकर अपना पर्स संभाल कर ऑफिस से बाहर निकल आई। अभी थोड़ी देर पहले फूफा तमाम सामान वापस कर गई थी, बल्कि उनके मुंह पर मार के गई थी और साथ साथ अपनी भाव जो ज़रनैन को बेनकत सुनाई थी। अब्बा को तमाम वाक़े का इल्म हो चुका था और उस वक्त से वो गुमसुम थे। घर में एक सोगवारी सी कैफियत कायम थी, लेकिन ज़रनैन का दिल बहुत मुतमिन था, क्योंकि जब फूफो ने अब्बा को ज़रनैन के करतूत बताने चाहे तो उन्होंने ये कहकर खामोश कर दिया कि मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरा बेटा है, मेरा दायां हाथ, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर फूफो और ज़्यादा कलस गई। उस दिन के बाद से ज़रनैन ऑफिस नहीं गई। उसके अंदर लोगों की मजाक उड़ाती मानी खीज़ निगाहों को बर्दाश्त करने की ताब नहीं थी। अब वो किसी दूसरी जगह जॉब के लिए कोशिश कर रही थी, साथ ही ईमान की शादी की भी तैयारियों में हिस्सा ले रही थी। फुरकान इंटरप्राइजेज से ज़रनैन इंटरव्यू देकर निकली तो गेट से बाहर उसकी मुलाकात नकाश से होगी। तुम यहाँ कैसे? नकाश ने अपने मखसूस अंदाज में इस्तफसार किया। उसके लहजे में ना हैरत थी ना तजस्सुस कि वो यहाँ क्या कर रही है, और यही नकाश की तबीयत का खासा था। वो किसी भी बात का तासुर नहीं देता था। उसने अपने मिजाज के मौसमों को न जाने अपनी ज़ात के किस कोने में छुपा रखा था कि उसके किसी भी अमल या जुमले से उसकी हैरानी, परेशानी, खुशी, गमी जैसे तासुरात का मालूम हो। दरअसल मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई थी, ज़रनैन ने जवाब दिया। तो पहले वाली जॉब छोड़ दी तुमने?
जी वो छोड़ दी। जन्नैन ने मुख्तसर जवाब दिया, ओके फिर समझो तुम्हें यहाँ जॉब मिल गई। वो फिर अपने मखसूस अंदाज में बोला, लेकिन जन्नैन बेतहाशा खुश हो गई। सच नकाश, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। वो एक्साइटेड होकर बोली, हनी हो जाए नहीं समझो हो गया। नकाश के इस जुमले ने उसे गहरे इत्मीनान से नवाज दिया। अच्छा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फूफा जान से भी मुलाकात हो जाएगी। वो गाड़ी की जानिब मुड़कर बोला तो जन्नैन ने भी उसकी तकलीफ की। हनी तुमने कहाँ तक पढ़ा है? सहूलत से ड्राइव करते हुए नकाश ने इस्तफसार किया। बीबीए किया है, मज़ीद पढ़ने की ख्वाहिश थी, लेकिन अब्बा की बीमारी की वजह से वो हसरत बन गई। वो बज़ाहिर हल्के फुल्के अंदाज में बोली, लेकिन अंदर से बुझ गई। एमबीए की डिग्री लेना उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश और ख्वाब था। तुम ऐसे क्यों नहीं करती? यूएसए स्टूडेंट वीज़े पे चली जाओ और वहीं से एमबीए करके आओ, तो यहाँ तुम्हें बेहतरीन जॉब मिल सकती है। नकाश की बात पर जन्नैन ने इस्तेजाबिया नज़रों से नकाश को देखा। आप शायद मजाक कर रहे हैं। मैं और अमेरिका, वो भी अपनी तालीम मुकम्मल करने जाऊँ? नामुमकिन, ऐसे तो कभी हो नहीं सकता। जन्नैन ने इंतहाई शदमत से गर्दन नहीं में हिलाई। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। तुम हामी तो बोलो, मैं तुम्हारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा देता हूँ। नकाश ने यह कहकर जन्नैन को तहय्युर और इस्तेजाब के समंदर में धकेल दिया। आप मुझे अमेरिका भिजवाएंगे? वो बेयकीनी की कैफियत में घिर कर बोली, वहाँ मेरा दोस्त अपनी वाइफ के साथ रहता है, तुम उन लोगों के साथ रह लेना। महज 2 साल की तो बात है, फिर तुम्हारा फ्यूचर बहुत शानदार होगा। नकाश उसकी हैरानी को खातिर में लाए बगैर बोली, मैं सोच कर आपको बताऊंगी। जन्नैन फ़कत इतना ही कह सकी, लेकिन अंदर से वो अच्छी खासी उलझ गई। फुरकान एंटरप्राइजेज में जॉब करके वो खासी मुतमिन थी। एक तो ऑफिस का माहौल दीगर दफातर के मुकाबले में काफ़ी साफ़ सुथरा था, और दूसरा फुरकान जो कि जन्नैन का एमडी था, वो नकाश का बहुत अच्छा दोस्त भी था। अभी उसने चंद दिन सुकून से गुजारे थे कि अब्बा जान को फालिज का अटैक हो गया। दुआ, मिशेल और ईमान का रो रो के बुरा हाल था। खुद अम्मा जान भी काफ़ी निढाल थी। ऐसे वक्त में सिर्फ जन्नैन थी जो ज़ब्त सब्र का दामन बड़ी मुश्किल से थामे बैठी थी। फालिज का असर अब्बा जान के दिमाग पर भी हुआ था, जिसकी वजह से वो मुस्तकिल गनूदगी में थे। अभी पिछले माह ही तो ईमान की शादी जन्नैन और अम्मा जान ने बड़ी मुश्किलों से अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रख कर की थी। अस्पताल के अखराजात, दवाइयों का खर्च जन्नैन की सकत से बाहर होता जा रहा था। ऑफिस से उसने पहले ही एडवांस सैलरी भी ले ली थी। एक तरफ तो अब्बा की हालत की फिक्र और दूसरी जानिब पैसों की परेशानी। जन्नैन बेतहाशा परेशान थी। डॉक्टर्स अब्बा के मजीद कुछ टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन जन्नैन और अम्मा के हाथ बिल्कुल खाली थे। ईमान और उसका शौहर बासित रोज़ अब्बा को देखने आते थे, लेकिन जन्नैन ने उन दोनों के सामने इस बात का बिल्कुल तस्करा नहीं किया था। वैसे भी वो उस घर का दामाद था, बेटा नहीं जिससे रकम मांगी जाती। मामू भी बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर थे, वरना वे खुद ही अपने खुददार बहन के हाथ में चुपके से रकम रख जाते। इंतहाई बेबस लाचार होकर जन्नैन ने नकाश का मोबाइल नंबर मिलाया। दूसरी जानिब बेल तवातर से जा रही थी, लेकिन नकाश मोबाइल रिसीव नहीं कर रहा था। तीसरी बार जब उसने नंबर मिलाया तो दूसरी बेल पर नकाश की नींद में डूबी हुई आवाज़ उभरी, हेलो नकाश, मैं जन्नैन बात कर रही हूँ। जन्नैन ने झिझकर अपना तारुफ कराया तो नकाश के असाब पर छाया नींद का खुमार कुछ कुछ छटा। हनी खैरियत तो है? वो अपने मखसूस लहजे में बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप शायद सो रहे थे। जन्नैन पेशिमानी से बोली, इट्स ओके, सब खैरियत तो है ना? वो सहूलत से बोला तो उस पल जन्नैन को लगा जैसे सब्र का दामन उसके हाथों से छूट जाएगा। ठीक नहीं है नकाश, अब्बा को फालिज का अटैक हुआ है। बोलते बोलते उसकी आवाज़ रंग गई। तुम मुझे बताओ कौन से अस्पताल में है? वो नकाश जल्दी से बोला, फिर अस्पताल का नाम सुनकर बोला, ओके मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँचता हूँ। ये कहकर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। ठीक आधे घंटे के बाद नकाश अस्पताल में मौजूद था। उसने फिलफोर अब्बा को एक मारूफ प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया और तमाम टेस्ट करवाए। टेस्ट की रिपोर्ट शाम को आई तो उस वक्त भी नकाश नहीं मौजूद था। डॉक्टर्स अब्बा की रिपोर्ट देखकर खासे मायूस थे, क्योंकि फॉलिज के अटैक की बदौलत उनका दिमाग आधे से ज़्यादा नकारा हो चुका था। डॉक्टर की ज़बानी ये अलमनाक खबर सुनकर मिशेल, दुआ और ईमान बेतहाशा रोने लगी, लेकिन नकाश ने देखा कि जन्नैन इंतहाई जब से लब भिंजे अपनी माँ को सीने से लगाए चुपचाप खड़ी थी। तकरीबन एक हफ्ता मौत और जीस की कशमकश में झूलते अब्बा बिलाखिर ज़िंदगी की बाजी हार गए और मौत के महीब और तारीख सफ़र के मुसाफिर बन गए। नकाश काफ़ी दिन से जन्नैन को नोट कर रहा था कि वो अपनी अम्मा और बहनों को बखूबी संभाल रही है, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं था। हत्ता कि जब अब्बा का जनाजा उठा तो वो अपनी बहनों को संभाले बस चुपके चुपके रो रही थी। स्वयं के बाद जब तमाम मेहमान अपने घरों को सुधार गए तो घर जैसे काटने को दौड़ने लगा। जन्नैन ने फिलहाल ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी। वो समझती थी कि घर वालों को इस नाजुक घड़ी में उसकी कितनी ज़रूरत थी। अम्मा भी बैठे बैठे रोने लगती और फिर अम्मा को देखकर दुआ और मशल भी बेकाबू हो जाती। जन्नैन को अपने बाप के वो अल्फाज अभी तक अजबर थे कि जन्नैन मेरी बेटी नहीं बल्कि बेटा है, और वो इस घर का बेटा बनकर दिखाना चाहती थी। तभी अपने दुख पर उसने जब्त और बर्दाश्त के पहरे बिठा रखे थे।
वो सिर्फ मौत के दिन आई और जल्दी ही चली गई। उसके बाद भूले से भी झांक कर नहीं देखा। अलबत्ता नकाश हर रोज़ थोड़ी देर के लिए ज़रूर चक्कर लगाता था। वो ईशा की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई तो हस्बे आदत हवाखोरी के घर से वो ऊपर छत पर आ गई। वसी और बेकरा नीलबू आसमान के बिल्कुल वस्त में 14वीं का चांद आज उसे कमलाया हुआ महसूस हुआ। उदास व मायूस चांद की चांदनी में आज भी दूधियापन की जगह गदलापन था। उसे लगा जैसे सितारे भी मजमहल और मलूल से आसमान की गोद में बैठे हैं। सच कहते हैं कि मौसम इंसान के अंदर होते हैं। अगर हमारे अंदर का मौसम अच्छा होता तो बाहर का हर किस्म का मौसम हमें प्यारा लगता, वगरना उसके बरक्स होता। जन्नैन न जाने कहाँ कहाँ सोच की वादियों में निकल जाती जब नकाश की आवाज़ ने उसकी महवियत को चुना से तोड़ा। ये आसमान पर इतने गौर व खुद से क्या देखा जा रहा है? नकाश अपने मखसूस लहजे में बोला तो जन्नैन ने उसे बेतहाशा चौंक कर देखा और फ़ौरन सलाम किया। फिर अपने नम्हा की वजाहत करते हुए बोली, बस कुछ खास नहीं, मुझे हमेशा आसमान को देखना अच्छा लगता है। अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगता है? नकाश ने इस्तफसार किया तो न जाने क्यों उदास सी जन्नैन और ज़्यादा मुज़महिल और मलूल सी हो गई। अब कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता नकाश। ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे रंग एक ही झटके में बेरंग हो गए हैं। कायनात मुझे बहुत फीकी फीकी सी लगने लगी है। मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही। बोलते बोलते जरनैन की आवाज़ भर आई और नकाश यही चाहता था कि वो किसी के सामने अपना गम और दुख को आंसुओं की सूरत में बाहर निकाले, वरना ये आंसू जो उसके अंदर गिर रहे हैं वो जमकर कहीं ग्लेशियर की सूरत इख्तियार न कर लें। हनी माई स्वीट कज़न, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। नकाश का इतना कहना था कि जरनैन हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी। नकाश ने अजराह हमदर्दी से अपने शाने से लगा लिया और वो बेखुद सी अपने गम में डूबी। जरनैन को ये मालूम ही ना हुआ कि वो कब नकाश के शाने से लगी। उसका कंधा भिगो रही थी। जब रोने में कमी आई तो चारों जानिब उसने मर्दाना परफ्यूम की महक को महसूस किया। उसने घबरा कर सर उठाया तो खुद को नकाश से लगा देकर वो करंट खाकर उससे दूर हटी। एनी प्रॉब्लम हनी? नकाश उसके यूं बिलक कर हटने पर थोड़ा हैरान होकर बोला, आई एम सॉरी, मैंने आपकी शर्ट खराब कर दी। वो जानती थी कि यह हरकत नकाश के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। वो जिस सोसाइटी में मूव करता था, जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, वहाँ ऐसी बातें बिल्कुल भी मायूब नहीं समझी जाती थी। और फिर उसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो यूरोप में गुजरी थी। वो इंतहाई ब्राड माइंडेड था, मनफी इम्तियाज़ को तो दरखू इतना ना समझता था। वैसे अगर दोबारा रोने का दिल चाहे तो मुझसे गले लग के रो लेना। इस तरह अकेले आसमान को देखने खड़ी मत हो जाना, नकाश आम से लहजे में बोला, लेकिन जरनैन उसकी बात पर सटपटा गई। हनी, तुम मुझसे पेपर मैरिज क्यों नहीं कर लेती? नकाश ने इंतहाई इत्मीनान से उसके सर पर बम फोड़ा। व्हाट? हवास वाख्ता सी जरनैन फकत इतना ही बोल पाई। उसने ना जाने कौन सी ताकत के जेर असर अपनी परेशानियां नकाश के सामने अयां कर दी थी, जिसके जवाब में नकाश बिना सोचे समझे फौरन बोला था, नकाश आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हैं? जरनैन अपने आप को संभाल कर मुश्किल बोली, यस माई हनी, इस वक्त मैं ना नींद में हूँ ना ही नशे में। वो बेपरवाह अंदाज में बोला तो वो मजीद गोया हुआ, 15-20 हज़ार रुपये की जॉब करके तुम हरगिज़ अपना घर नहीं चला सकती। मैंने अमेरिका जाने की ऑफ़र की थी। मुझे मालूम है कि फूफो तुम्हें यूँ तनहा अमेरिका हरगिज़ जाने नहीं देंगी। अगर मैं तुमसे पेपर मैरिज कर लेता हूँ तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तुम अपनी पढ़ाई के साथ साथ वहाँ जॉब भी कर लेना। इस तरह तुम बहुत अच्छी तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकोगी। नकाश की बात में वज़न ज़रूर था, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। नकाश और जरनैन कि घर वाले पेपर मैरिज को कैसे तस्लीम कर लेते हैं? हनी, मैं सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम्स की बिना पर ये बात कह रहा हूँ। इसे सोचे में मुस्तगरिक देख कर नकाश अपनी पोजीशन क्लियर करता हुआ बोला, मुझे मालूम है नकाश कि आप ये सिर्फ मेरी परेशानी को ख़त्म करने की खातिर कह रहे हैं। लेकिन इतना कहकर वो खामोश हो गई। लेकिन क्या हनी? नकाश ने इस्तफसार की। लेकिन पेपर मैरिज को माशरा किस नज़र से देखेगा? मेरे घर वाले, ख़ानदान वाले क्या सोचेंगे? वो अपनी सोचों को ज़बान देकर उन्हें आयां कर गई। ओ कम ऑन हनी, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना परेशान हो रही है। और ये हम ये किससे कहेंगे कि हम पेपर मैरिज कर रहे हैं? ये मुआहदा हम दोनों के दरमियान रहेगा। नकाश मजबूत लहजे में बोला तो जरनैन का दिमाग बुरी तरह उलझ गया। वो अपना सर हाथों में थाम कर बोली, नकाश, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ओके हनी, लेकिन तुम जब भी चाहोगी मुझसे डाइवर्स लेकर अपना रास्ता अलग कर सकती हो। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हम दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करेंगे। नकाश अपनायत से बोला तो जरनैन दुखते सर को इस बात में हिला गई। बेल मतवातर जा रही थी, लेकिन नकाश मोबाइल रिसीव नहीं कर रहा था। जब चौथी बार बेल गई तो किसी की नस्वानी आवाज़ उभरी। जरनैन थोड़ा सा हड़बड़ाई, फिर उसने नकाश के मुतालिक पूछा। दूसरी जानिब काफ़ी शोरगुल हो रहा था, जैसे कोई फंक्शन या पार्टी हो। जस्ट वेट प्लीज़। थोड़ी देर में नकाश आ गया और गालिब में मोबाइल लेकर किसी पुरसुकून जगह पर आ निकला, लेकिन शोर अब भी बहुत दूर से आ रहा था। यस हनी, मैं हाल से बाहर आ गया हूँ। बोलो, कोई काम है? नकाश के कोई काम है कि जुमले पर ना जाने क्यों वो चिढ़ गई, लेकिन अपनी नागवारी नकाश से छुपा ली। वो एक्चुअली नकाश, मैंने
मैंने आपकी ऑफ़र पे गौर किया है, वो थूक निकलते हुए बोली। उस पल उसे नकाश से बात करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। कौन सी ऑफ़र हनी? नकाश गायब दिमागी से बोला तो जन्नैन तहय्युर की ज़्यादती से दंग रह गई। भला इतनी अहम बात नकाश के जहन से कैसे निकल गई? कोई बात नहीं, नकाश वो धीमे लहजे में बोली। दिल के चारों तरफ उदासियों ने डेरा जमा लिया। और कम ऑन हनी, तुम कौन सी ऑफ़र? बोलते बोलते उसके जहन में झमाका हुआ। अच्छा, तुम पेपर मैरिज की ऑफ़र के बारे में बात कर रही हो? वो याद आने पे बोला तो जन्नैन महज हूँ करके रह गई। ओके हनी, मैं मम्मी पापा को कल भेजता हूँ, फिर जल्दी तुम्हारे अमेरिका जाने का इंतजाम करता हूँ। अब तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया तो जन्नैन एक बार फिर सोचो के भंवर में फंस गई। ना जाने नकाश ने मोमानी जान को क्या कहकर यहाँ आने पर राजी किया। वो मामू के साथ आ तो गई, लेकिन उनके चेहरे पर नागवारी और बेजारी की लकीरें वाज़ेह तौर पर खींची हुई थी। अलबत्ता नीलम बाजी का रवैया नॉर्मल था। अम्मा उनकी आमद का मकसद जानकर अजब गुमगु की कैफियत में थी कि वो खुश हो या हैरत का इजहार करे। अपनी भाभिज की फितरत से वो आगाह थी। वो यकीनन नकाश की मर्जी की वजह से यहाँ ज़बरदस्ती लाई गई थी। वो इसी धेड़बन में मुबतला थी कि हाँ करें या ना, जबकि अंदर से वो इस बात पर बेहद निहाल थी कि उनके भाई ने इस आड़े वक्त में जन्नैन का रिश्ता मांगा। वो उसकी शादी की वजह से भी परेशान थी। नकाश बहुत अजीब मिजाज का लड़का था। कहता था कि मैं शादी जैसा फजूल काम अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकता, और कहाँ वो 15 दिन के अंदर अंदर शादी का कह रहा है। वो बात जो हम सालों उसे समझा रहे थे शादी कर लो, वो उसकी समझ में ना आई, और न जाने अब अचानक उससे ये कैसे सौदा सवार हो गया। मोमानी रुखाई से बोली तो अम्मा चुप रह गई। नीलम के साथ बैठी ईमान और जन्नैन भी बखूबी मोमानी का तंज समझ गई। अच्छा भाई, तुम शादी की तारीख जल्द अज जल्द दे दो। मामू अपनी बीवी की बात के असर को जाहिर करने की गर्ज से जल्दी से बोली। लेकिन भैया मैं सोच अम्मा की बात दरमियान में रह गई जब मामू हतमी अंदाज में बोले, जन्नैन मेरी भांजी और इस पर सबसे ज़्यादा हक मेरा है। फिर अम्मा भी कुछ ना बोल सकी और मामू शादी की तारीख तय करके ही उठे। ठीक 15 दिन बाद वो नकाश के बेड पर उसकी सेज सजाए नोक पलक से तैयार बैठी थी। 15 दिन यूं चुटकी बजाकर गुजरे थे कि उसे कुछ भी सोचने का मौका न मिला। अब जहन थोड़ा रिलैक्स हुआ तो सोचें कतार दर कतार उसके जहन में चली आईं। नकाश ने मुझसे शादी सिर्फ मेरी मदद करने के लिए की है, उसे मेरी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं। फिर मैं क्यों अपना पूर उस सजाए उसकी सेज पर महवे इंतज़ार हूँ? वो तलखी से सोचने लगी। फिर बिस्तर से उठकर बाथरूम से मुँह लगा ड्रेसिंग रूम में चली आई और एक एक जेवर इंतहाई बेदर्दी से उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर ढेर कर दिया। रूसी और भारी लिबास से जान छुड़ाकर हल्का लेमन रंग का सूट जेबतन किया। बाथरूम से मुंह धोकर जब वो बाहर निकली तो नकाश को कमरे में दाखिल होते देखा। ओ नो, ये फूल मेरे बेड पर किसने सजाए हैं? वो सेज को देखकर बेजारी से बोला, यकीनन ये मेरे दोस्तों की कारस्तानी है, मैंने मना भी किया था, मुझे ये सब फजूलियात बिल्कुल पसंद नहीं। वो खुद से बोला। फिर नौकरों को आवाज़ देकर उसे फ़ौरन वहाँ यहाँ से समेटने का हुक्म दिया। जन्नैन खामोशी से अपनी जगह पर एस्तदा सारी कार्रवाई देखे गई। थोड़ी ही देर में बेड बिल्कुल साफ सुथरा था, कहीं भी फूल का नामो निशान तक नहीं था। हनी डियर, मुझे बहुत नींद आ रही है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, नकाश ने नींद में डूबी आवाज़ में कहा। तुम चाहो तो मुझसे बेड शेयर कर लो, वरना सामने सोफ़ा कम बेड पर सो जाओ। वो उस पुराने लहजे में बोला तो जन्नैन ने निगाह उसकी जानिब उठाए बिना कहा, मैं वहाँ सोफ़े पे ही सो जाऊँगी। नकाश ने उसका जवाब सुना या नहीं, वो उसके करीब से निकलकर ड्रेसिंग रूम में चला गया, जबकि इस पल जन्नैन को लगा जैसे सदियों की थकन उसके जिस्म में हलूल कर गई हो। वो भारी पड़ते कदमों को बमुश्किल घसीटती सोफ़े तक लाई और अपना वजूद गिरा लिया। वलीमे के दूसरे दिन नकाश जन्नैन के पेपर वगैरह लेकर अमेरिका रवाना हो गया। नकाश को अमेरिका गए 1 महीना हो गया था और उसने एक बार भी जन्नैन को फ़ोन नहीं किया। वो बेइरादी तौर पर नकाश के फ़ोन की मुंतज़िर थी। हर फ़ोन की बेल पर वो चौंकती, लेकिन उसका फ़ोन ना आना था ना ही आया। एक दिन अम्मा मुतफक्कर होकर जन्नैन से बोली, जन्नैन बेटा, नकाश का फ़ोन नहीं आया, तुम 5 दिन से यहाँ हो? हाँ अम्मा, वो दरअसल वहाँ बिज़नेस के सिलसिले में कुछ मसरूफ़ है ना, इसलिए 5 दिन पहले ही ससुराल में फ़ोन आया था उनका। वो अम्मा से आंखें मिलाए बगैर बोली। भला अम्मा से वो झूठ कब बोलती थी? फिर एक हफ्ता भरपूर अंदाज में गुजार कर वो फिर सोने के पिंजरे में आकर कैद हो गई। शो मई किस्मत, उसी दिन नकाश का फ़ोन आ गया। हनी डार्लिंग, आर यू फाइन? मैंने तुम्हारे पेपर्स जमा करवा दिए हैं, तुम जल्द ही यहाँ आ जाओगी। नकाश वहीं बेपरवाह अंदाज में बोला, फिर इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें करके खटाक से फ़ोन रख दिया। जन्नैन ना जाने क्यों गुमसुम सी खड़ी रह गई। ना उसने जन्नैन को कहा कि आई मिस यू डार्लिंग, ना ये कहा कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा, और ना ही कोई शोखशंक जुमला उसकी समातों की नज़र किया जिसे सुनकर उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती। नकाश, तुम कैसे इंसान हो? वो इंतहाई दुखी होकर खुद से बोली। तकरीबन 1.5 माह बाद नकाश अमेरिका से वापस आया तो जन्नैन के लिए उसके अंदाज में किसी किस्म की बेकरारी या शौक नहीं था। वो हमेशा की तरह मखसूस अंदाज में उससे मिला। अलबत्ता मामू ने उसे डांटा, ये कहकर के शादी के फ़ौरन बाद तुम जन्नैन को अकेला छोड़ के क्यों गए? डैड, मैं जन्नैन के काम से ही गया था, अब तो आ गया हूँ ना। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा
अपनी प्लेट में चावल निकालते हुए बोला, ओके मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर अब तुम मेरी बेटी को हनीमून पर ले जाओगे, अंडरस्टैंड। मामू की बात पर जन्नैन बुरी तरह सटपटा गई, जबकि नकाश बिल्कुल नॉर्मल रहा। अलबत्ता ममानी के चेहरे पर नागवारी के असरात वाज़ेह देखे जा सकते थे। ओके डैड, जैसे आपका हुक्म, मगर मुझे परसों मनीला मीटिंग के लिए जाना है और नेक्स्ट वीक मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। वो अपना प्रोग्राम बताते हुए बोला तो मामू ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं जन्नैन की मनीला की टिकट कंफर्म करवा देता हूँ, तुम जन्नैन को भी साथ ले जाओ। मामू के इस फैसले पर जन्नैन तजब्जुब का शिकार हो गई। मनीला पहुंचकर नकाश जन्नैन को शंग्रीला होटल के वीआईपी रूम में छोड़कर मीटिंग के सिलसिले में चला गया और रात गए तक वापस आया। 3 दिन नकाश का यही मामूल रहा। जन्नैन इंतहाई खामोशी से यहाँ होटल के बंद कमरे में वक्त गुजार रही थी। उसकी वाहिद तफरी कमरे के बाद वो खिड़की थी जिससे वो बाहर खुशपाश बेफिक्रे लोगों के चेहरों को देखा करती। खाना रूम सर्विस खाने के औकात में सब कर जाता। चौथे दिन जब नकाश को वक्त मिला तो उसे जन्नैन की तन्हाई का एहसास हुआ। ओह हनी, आई एम रियली वेरी सॉरी, तुम यहाँ बहुत बोर हो रही हो ना, चलो आओ आज हम शॉपिंग पे चलते हैं। ये कहकर वो उसे शॉपिंग सेंटर ले गया और 5वें दिन वो उसे वहाँ के बीच पर ले आया। ना जाने क्यों जन्नैन को लग रहा था कि नकाश इंतहाई नॉर्मल अंदाज में उसे घुमा रहा था, जैसे वो सर पर पड़ी कोई ड्यूटी भुगत रहा हो। हनीमून से आने के बाद जिंदगी दोबारा अपने ढब पर आ गई। नकाश ऑस्ट्रेलिया चला गया और मामू हमेशा की तरह अपने बिजनेस में मसरूफ रहे। ममानी उससे शाज़ो नादर ही बात किया करती थी। वो पसमर्दा से पूरे घर में किसी तनहा रूह की तरह चकराती फिरती थी। जब बहुत दिल घबराता तो ड्राइवर के हमरा बहुत सी चीज़ों से लदी फंदी अम्मा के घर चली जाती, लेकिन वहाँ भी उसके वहशी दिल को करार ना आता। न जाने उसे किस चीज़ की तलाश थी। नकाश ने मिशेल और दुआ का एडमिशन शहर के बेहतरीन कॉलेज में करवा दिया था। घर के हालात भी रफ्ता रफ्ता सुधरने लगे थे। अम्मा तो नकाश से एक पैसा भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन नकाश ने उन्हें अपनी जान की कसम देकर खामोश करा दिया था। नकाश को गए 3 माह हो गए थे और इस अरसे में शायद 3 बार ही नकाश का फ़ोन आया था। इस दफ़ा का बिजनेस स्टोर खासा लंबा हो चला था। फिर एक उदास शाम वो चला आया। हेलो हनी डियर, कैसी हो? वो अपने मखसूस लहजे में बोलता। जन्नैन को इतना अच्छा लगा कि उसका दिल चाह के नकाश के गले लग जाए, लेकिन उसने ऐसा करने से खुद को बमुश्किल रोका। अचानक एक तल्ख सोच उसके जहन से टकराई कि वो सिर्फ एक कागजी शौहर है। नकाश आप अचानक, वो अपनी खुशी पर मुश्किल काबू पाकर फ़कत इतना ही बोली, यस माई डियर हनी, और एक खुशखबरी, तुम्हारे पेपर्स आ गए हैं और मैंने तुम्हारा एडमिशन शिकागो की दी पॉल यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब तुम वहाँ से एमबीए करोगी। वाकई क्या ये सच है? वो बेयकीनी से बोली तो नकाश करीब आकर उसके कान खींचते हुए बोला, यस हनी। ये कहकर जन्नैन को मुजस्समा बनाकर वो अंदर चला गया। वो कितने अरसे से जिस चीज़ को ढूंढ रही थी, जिस चीज़ की कमी महसूस कर रही थी, वो नकाश का लम्स था जो आज वो उसे बख्श गया था। कराची एयरपोर्ट पर सभी उसे छोड़ने आए थे, स्वयं ममानी के नीलमबाजी, उनके बच्चे, जन्नैन के सब घर वाले, जिनकी आंखें जन्नैन की जुदाई के एहसास से बार बार नम हुई जा रही थी। खुद जन्नैन के दिल की हालत भी बेपनाह बोझिल हो रही थी। अपनों से दूरी का एहसास उसे बेतहाशा उदास कर रहा था। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। वो अपनी सीट पर आंखें मूंदे बैठी थी। उस पर उसका दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रोना शुरू कर दे। जब उसके बराबर में बैठा उसका शरीके सफ़र गम गुस्सार मैगजीन पढ़ने में मसरूफ़ था। बावजूद कोशिश की उसकी बंद पलकों से 2 मोती निकल आई। उसी पल नकाश उसकी जानिब मतवज्जा हुआ। कम ऑन हनी, बी ब्रेव, कमज़ोर लड़कियों की तरह आंसू मत बहाओ, बहादुर बनो, तुम्हें बहुत आगे जाना है। ये आंसू तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। मुझे ये आंसू बहुत बुरे लगते हैं, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। नकाश इंतहाई स्पाट अंदाज में बोला तो न जाने क्यों जन्नैन को नकाश की बात इंतहाई बुरी लगी। उससे बेदर्दी से अपने आंसू को रगड़ डाला। नकाश अपनी बात कहकर दोबारा मैगजीन में गुम हो गया, लेकिन जन्नैन एक बार फिर बेचैनी और इज़्तिराब के समंदर में गौतज़न हो गई। नकाश, ये आंसू ही तो हैं जो मेरी तन्हाई के बावफस आती हैं, एक ऐसी हमदर्द सहेली की तरह जो मेरे दुख में फ़ौरन निकल आते हैं। अगर उनसे नाता तोड़ बैठूंगी तो मैं जीऊँगी कैसे? शिकागो एयरपोर्ट पर उतरते ही नकाश उसे मैक्सवेल स्ट्रीट ले आया, जहाँ उसके अंकल आंटी रहते थे। थोड़ी देर उनके पास बैठने के बाद नकाश उठ खड़ा हुआ। ओके जन्नैन, अब मैं चलता हूँ, तुम यहाँ बिल्कुल ईजी रहो, ये दोनों बहुत नाइस हैं। उस पर जन्नैन का दिल चाह के नकाश का हाथ पकड़कर रोक ले और कहे, नकाश प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकी। नकाश ने उसे कहाँ इतने इख्तियारात दिए थे। अंकल आंटी वाकई बहुत अच्छे थे, उसका बेहद ख्याल रखते थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी यहीं अमेरिका में गुजारी थी। वो अपने इकलौते बेटे को पाला पोसा, जवान किया, और जब वो बूढ़े हो गए तो उनके बेटे ने उन्हें यहाँ ला फेंका और खुद अपनी दुनिया में की रंगीनियों में गुम हो गया। चूँकि उनका बेटा नकाश का दोस्त था, लिहाजा नकाश ने उनका पूरा ख्याल रखा। कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी में क्लासेस स्टार्ट हो गई तो उसका जहन थोड़ा बहुत मसरूफ़ हो गया, वरना हर वक्त अपने घर वालों को याद करके चुपके चुपके आंसू बहाती रहती और हमेशा ही उसे नकाश का जुमला याद आ जाता कि आंसू मुझे बहुत बुरे लगते हैं, और फिर खुद ब खुद ही उसके आंसू रुक जाते। यूनिवर्सिटी में जब अच्छी तरह सेट होगी तो उसने पार्ट टाइम जॉब करने का सोचा और फिर कुछ ही दिन में अंकल की सपोर्ट से वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब मिल गई। आज वो स्टोर से वापस आई तो आंटी ने बताया कि थोड़ी देर पहले ही नकाश का फ़ोन आया था और वो इसके बारे में पूछ रहा था। इतने अरसे बाद उन्हें मेरा ख्याल आ ही गया, इसने तलखी से सोचा। फिर वो मसरूफ़
मसरूफ़ तर से मसरूफ़ तरीन होती चली गई। वो चाहती थी कि नकाश का कोई भी ख्याल, कोई भी तसव्वुर उसके दिल को छू कर भी ना गुजरे। वो नकाश को यकसर फरामोश कर देना चाहती थी। उसका महकता लम्स, उसके हाथों की हिद्दत को अपनी रूह से निकाल फेंकना चाहती थी। उसे बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती थी जिस तरह वो उसे याद नहीं करता। छुट्टी का दिन था, लिहाजा वो अपनी नींद पूरी करके आज देर से उठी थी। वैसे भी रात गए वो इंटरनेट से अपने घर वालों से बातें करती रही थी। आंटी के हमरा वो किचन में घुसी मुख्तलिफ डिशेज़ बना रही थी। तभी अचानक वो खुशबू की मानिंद आदम का अपने मखसूस स्टाइल के साथ हेलो हनी, आर यू फाइन। वो तकरीबन जरनैन से 2 माह बाद मिल रहा था, लेकिन अंदाज ऐसा था जैसे 2 घंटे बाद मिला हो। उसका जवाब सुने बगैर वो आंटी की तरफ मतवज्जा हो गया। आंटी, आपके लिए एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ है। ये कह के वो पीछे हटे तो सामने एक सांवली सी शक्ल का लड़का दिखाई दिया, जिसे देखकर आंटी ज़ोर से चिल्ला उठी, इस्माइल माई सन। फिर इंतहाई जज्बाती मनाजर देखने में आए। वो अपने माँ बाप के पैरों में गिरकर माफ़िया मांग रहा था और अंकल आंटी तो बस उससे प्यार किए जा रहे थे। वाकई माँ बाप की आला ज़रफ़ी का कोई मुकाबला नहीं होता। उसने नम आँखों से सोचा और बेसाख्ता नकाश की तरफ देखा जो हनूज उसी अंदाज में खड़ा था। माँ बाबा, मैं आप लोगों को यहाँ नहीं रहने दूंगा। आप लोग मेरे साथ चलोगे मेरे घर। वहाँ आपकी बहू और पोता इंतज़ार कर रहे हैं। इस्माइल लजाजत से बोला तो जरनैन ने इंतहाई परेशानी से नकाश की तरफ देखा, जो उस वक्त भी उस जानिब मतवज्जा नहीं था। अंकल और आंटी खुशी हुई अपने बेटे के साथ उसके घर चल गए। जरनैन इंतहाई मुतफक्कर थी कि अब वो कहाँ रहेगी, लेकिन इस बार भी नकाश ने उसकी परेशानी मिनटों में दूर कर दी। लोई स्ट्रीट में उसने जरनैन के लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया था। हनी डियर, मैं कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ, तुम परेशान मत होना, वो तसल्ली देते हुए बोला। लेकिन नकाश, मैं अमेरिका में अकेली तनहा कैसे रहूँगी? वो इंतहाई हरासा होकर बोली। हनी, इट्स ओके, यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अकेले ही रहते हैं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें शॉपिंग करवा देता हूँ। घर वालों के लिए भी तुम कुछ लेना चाहो तो ले लेना। ये कहकर वो बाथरूम की जानिब चला गया। शॉपिंग मॉल में नकाश जरनैन को बेदरेक शॉपिंग करा रहा था। वो माल के तीसरे फ्लोर पर आए तो एक यूरोपियन लड़की नकाश को देखकर फ़ौरन निपट गई और शुस्ता अंग्रेजी में उसे उस इतने दिन गायब रहने का शिकवा करती रही। दोनों ने ही उसे फरामोश कर दिया। वो चुपचाप खड़ी उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। वो लड़की तो बड़े दिलरुबा अंदाज में अपने दिल की हकायत बयान कर रही थी, जबकि नकाश का वही बेपरवाह अंदाज था। फिर शायद किसी ने आवाज़ दी तो उसे एक्सक्यूज़ करके और रब्ता करने की ताकीद करके वहाँ से चली गई। नकाश ने जरनैन का उस लड़की से तारुफ कराने की ज़रूरत भी नहीं समझी। ये बात ना जाने क्यों जरनैन को बहुत महसूस हुई। उसका मूड अच्छा खासा ख़राब हो गया। स्टूडियो अपार्टमेंट में आकर जरनैन और ज़्यादा उदास होगी। तन्हाई अच्छी चीज़ है क्योंकि ये आपको आगाही फराहम करती है, आपकी खूबियों और खामियों का इदराक करती है, लेकिन हद से ज़्यादा तन्हाई एक स्लो पॉइजन की मानिंद होती है जो दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाट कर हमें खोखला कर देती है, हमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल मफलूज कर देती है। और यही कुछ जरनैन के साथ हो रहा था। वो फितरतन मिलनसार लड़की थी। किसी बात पर बेतहाशा हंसे जाना और ऊंचे ऊंचे कहके लगाना उसका खासा था, लेकिन जब अब्बा बीमार हुए तो उसकी सारी शोखी, सारी जिंदा दिली ना जाने कहाँ छुप गई थी। लेकिन अंदर से हल्ला गुल्ला करने वाली लड़की अभी भी जिंदा थी। वो अभी माँ और मिशेल से दुआ से बात करके फारिग हुई थी और अकेले अपार्टमेंट में ज़ोर शोर से रो रही थी। मिशेल का बहुत अच्छा रिश्ता आया था। वो लोग जल्द ही शादी करना चाह रहे थे, जबकि नकाश ने अम्मा से कह दिया था कि वो फ़ौरन मिशेल की शादी कर दें क्योंकि रिश्ता बहुत अच्छा है। शादी का सारा खर्चा नकाश ने उठाने को कहा था। जरनैन का बेतहाशा दिल चाह रहा था कि वो भी पाकिस्तान जाए और मिशेल को दुल्हन बना देखे, लेकिन सेमेस्टर की वजह से वो जाने से कासिर थी। वो पाकिस्तान जाने के लिए तड़प रही थी। उसकी कैफियत उस परिंदे की मानिंद हो रही थी जिसके पर काट कर उसे पिंजरे में डाल दिया हो। रोते रोते न जाने वो कब सो गई। उसका सेमेस्टर अब ख़त्म होने वाला था और जरनैन की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो जल्द अज जल्द अपने मुल्क, अपने देश, अपने वतन जाना चाहती थी, जो उसकी धरती माँ थी, जहाँ सब उसके अपने थे, जहाँ उसकी जड़ें थी, उसकी बुनियादें थी। और वहाँ जाने के खुशकुन ख्याल से ही वो जैसे हवाओं में उड़ रही थी। आखिरी पेपर वाले दिन नकाश ने कहा था कि वो उसके अपार्टमेंट आएगा और वो दोनों मिलकर डिनर करेंगे। यूनिवर्सिटी से आते ही उसने किचन संभाला और माँ शाम के खाने पकाने में लगी। शाम को नहाकर उसने अपना सबसे अच्छा सूट पहना और हल्का फुल्का मेकअप करके वो महवे इंतज़ार हो गई। घड़ी की सुइयाँ अपने मखसूस वक्त से आगे बढ़ती रहीं, लेकिन नकाश अभी तक नहीं आया। इंतज़ार करते करते काफ़ी वक्त बीत गया, लेकिन नकाश हनूज गायब था। रफ्ता रफ्ता बेबसी और बेचारगी ने उसे आन गिरा तो आंखों से तवातर से आंसू उतर आए। तुम एक संग दिल और बेहिस इंसान हो नकाश, तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है। ये कहकर वो रोने लगी। ना जाने यूं ही आंसू बहाते कितना वक्त बीत गया। जब वो थक कर खुद ही चुप हुई तो नकाश को फ़ोन करने का ख्याल आया। उसने मोबाइल नंबर मिलाया तो दूसरी जानिब निस्वानी आवाज़ ने उसे सरतापा सुलगा दिया। नकाश कहाँ है? वो इंग्लिश में बोली। वो यहाँ नहीं है। उस लड़की का जवाब सुनकर जरनैन ने टेलीफोन ज़ोर से पटक दिया और एक बार फिर ज़ारो कतार रोने लगी। मान डोर बेल बजी तो वह ज़ोर से चौंकी। डोरबेल मतवातर बजे जा रही थी। उसने अपने आंसू हथेली से साफ से रगड़े और अपना हुलिया दुरुस्त करके दरवाज़ा खोला तो सामने ही वो दुश्मन जहाँ डिनर सूट पहने खुशबुओं में बसा, हाथ में ताज़ा फूलों का बुके और एक डब्बा थामे उसे सख्त इश्ताल से दो चार कर गया। ये वक्त है आपके आने का? वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। सारा मेकअप आंसू से धुल गया था, बाल भी बेतरतीब से हो गए थे। ओ आई एम सॉरी हनी, एक्चुअली स्टेला भाड़ में गई। स्टेला, मैं यहाँ आपका शाम से इंतज़ार कर रही हूँ और आप ये कहकर वो मुँह छिपाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ओ गॉड हनी, वो बुके और डब्बा जल्दी से टेबल पर रखकर उसकी जानिब लपका और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे खामोश कराने की गर्ज से बोला। आई एम रियली वेरी सॉरी हनी,
जान प्लीज़ अपने आंसू मत बहाओ। नकाश के लहजे में आज कुछ नया, कुछ खास ज़रूर था, लेकिन जरनैन ने इंतहाई गुस्से में बिल्कुल नोट नहीं किया। वो नकाश के हाथों को झटक कर चिढ़ कर बोली, क्यों? क्योंकि आपको आंसू बहुत बुरे लगते हैं? हाँ, लेकिन तुम्हारी इन खूबसूरत और झील जैसी आंखों में, नकाश इंतहाई खास लहजे में बोला। तो जरनैन बुरी तरह चौंकी। उसने सर उठाकर हैरान निगाहों से नकाश की तरफ देखा, जो अपनी लौ देती रोशनियां बखेरती निगाहों से उसकी आंखों में आंखें डाले देख रहा था। उसने फौरन सटपटाकर पलकें अपनी आंखों पर गिरा ली। ये नकाश ही है ना, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, जिसे बखूबी नकाश ने सुना था। नहीं, नकाश का भूत है, वो उसे छेड़ते हुए बोला। आप इतनी देर से क्यों आए, और आपका मोबाइल हमेशा कोई लड़की ही क्यों अटेंड करती है? वो इस्तेहकाक अमेज़ लहजे में बोली। तो नकाश उसका इतना खूबसूरत अंदाज देखकर मुस्कुरा दिया। फिर उसकी बदगुमानी दूर करते हुए बोला, स्टेला के छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसे अस्पताल एडमिट करा के आ रहा हूँ, और मेरा मोबाइल शायद उसके रूम में रह गया, क्योंकि मैं जहाँ मोबाइल रखता हूँ वहाँ भूल जाने की बीमारी है मुझे। ये कहकर उसने जरनैन की छोटी सी नाक खींची तो वो दूर हटी और तेज से सोफे से उठकर खड़ी हुई। पहले टेबल पर डब्बा रखा देखा, फिर नकाश को इस्तफहामिया निगाहों से देखा। यह तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हारे सेमेस्टर के ख़त्म होने की खुशी में। नकाश ने उसे जवाब दिया, शुक्र है आपको गिफ्ट देने का ख्याल तो आया। जरनैन ने तंज किया तो नकाश उसके तंज पर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? वो अपनी शर्म को छुपाकर चिढ़कर बोली। इसलिए देख रहा हूँ कि रोने से तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भूतों जैसा हो गया। नकाश हंसकर बोला। तो जरनैन जल्दी से वॉशरूम में चेहरा धोने की वजह से बढ़ी। ज़्यादा देर मत लगाना हनी, हम डिनर बाहर जाकर करेंगे। अकब से नकाश की आवाज़ आई। जरनैन के मना करने के बावजूद नकाश उसे डिनर के लिए बाहर ले आया। मालूम है हनी, ये कैफ़े यहाँ का सबसे ज़्यादा रोमांटिक कैफ़े है। नकाश हल्की से गोशी में बोला। तो जरनैन ने चारों तरफ देखा। वाकई कैफ़े बहुत खूबसूरत और रोमांटिक था। डिनर से फारिग होकर नकाश उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। उसने अभी तक उससे उस बात का तस्करा नहीं किया था कि वो आइंदा की ज़िंदगी उसकी संगत में गुजारने का ख्वाहां है या सिर्फ एक दिन बिताने का ख्वाहिशमंद है। गाड़ी में स्लो म्यूजिक से लुत्फानंदोज होता नकाश न जाने क्या फैसला किए बैठा था। नकाश, आपने फिर क्या सोचा? जरनैन ने बिलाकर दिल कड़ा करके पूछ ही लिया। किस बारे में? नकाश अनजानपन से बोला। तो जरनैन को उस पर बेपनाह गुस्सा आया, लेकिन वो फिलहाल उसे पी गई। मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, वो धीरे से बोली। हाँ हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, मैंने कब मना किया है? वो सर हिलाकर बोला। तो फिर आपने क्या सोचा? वो एक बार फिर बोली। किस बारे में हनी? तुम खुलकर बात करो। उसने उसे बात करने पे उकसाया। वो पेपर मैरिज के हक लाकर बोलते हुए उसने जो ही नकाश की जानिब देखा तो गुस्से से आग बगोला हो गई। नकाश बड़ी मुश्किलों से अपनी हंसी को रोक रहा था और उसकी आंखों में शरारत के जुगनू टमटमा रहे थे। नकाश, आई विल किल यू, ये कहकर जरनैन ने नकाश के बाजू पर मुक्कों की बारिश कर दी, जबकि नकाश कहका लगाता अरे अरे करता रह गया। फिर एक साइड पर उसने गाड़ी रोकी तो जरनैन इंतहाई तिल मिलाकर बाहर निकली। उसके बाहर निकलते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। अरे हनी, तुम बात तो सुनो, पीछे से नकाश की आवाज़ आई। सुनसान रोड पर नकाश की गंभीर और दिलकश आवाज़ गूंज रही थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप बहुत बुरे हैं, वो ऊंची आवाज़ में बोली। वैसे तुम्हें मालूम है, ये रोड भी शिकागो की बहुत रोमांटिक रोड कहलाती है। वो फिर बोला। रोमांटिक आप नाम को नहीं है, रोमांटिक जगहों के बारे में खासी मालूमात हैं, वो हनूज लहजे में बोली। तो लंबे लंबे डग भरता नकाश उसके करीब आ गया। हाँ हनी, ये सच है कि मैं जज्बात और एहसास से आरी शख्स था। प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सब लफ्ज़ मेरे लिए अजनबी और बेमैनी थे। फिर रफ्ता रफ्ता ना जाने कब तुम मुझे अच्छी लगने लगी। गालिबन उस दिन जब तुम प्लेन में बैठी घर वालों को याद करके आंसू बहा रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हारे इन कीमती आंसू को अपनी उंगली की पोर में लेकर देखूं कि क्या ये सिर्फ पानी है या मोती। वो एक जज़ब से आलम में बोलता चला गया और जरनैन हैरान सी सब सुने गई। फिर जब इस्माइल के आने पर अंकल आंटी के वहाँ से जाने का तुमने सुना तो बेतहाशा परेशान होकर तुमने मेरी जानिब देखा। मैंने महसूस किया था कि तुम मुझ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी, और उन दिनों बिजनेस में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा था। मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता और शायद तुम अपनी पढ़ाई में भी छोड़ देती। यही सोच कर मैंने तुमसे लाताल्लुक़ रहा। लेकिन जाने नकाश, मैं तुमसे बज़ाहिर लाताल्लुक़ रहते हुए भी तुम्हारी पल पल खबर रखता रहा कि कहीं तुम किसी मुश्किल में ना पड़ जाओ। वो फिर उससे उसकी नाक खींचकर बोला। तो जरनैन ने तड़क कर कहा, मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं। आपकी इतनी सारी लड़कियों से दोस्ती है, आप उल्टी सीधी सारी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं जो ऊंची सोसाइटी की शान समझी जाती है, और ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं। उसकी अकड़ देखकर नकाश मुस्कुरा कर बोला, जब से तुमने मेरे दिल पे कब्जा किया है लड़कियों से दोस्ती, तो क्या सब उल्टी सीधी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। जरनैन का बस नहीं चल रहा था कि कुदरत की जानिब से दी गई इस खुशी से वह झूम उठे, लेकिन उसने अपने आप को आप पर काबू रखा। और वो स्टेला वो मशकूक अंदाज में बोली, ओ माय गॉड हनी, तुम कितनी शकी हो, वो मेरे दोस्त जॉन की वाइफ है। नकाश तादेबी अंदाज में बोला। तो जरनैन पूरी तरह पुरसुकून हो गए। फिर नकाश की तरफ देख कर बोली, पाकिस्तान कब जाना है? परसों सुबह, क्योंकि 4 दिन बाद मिशेल की शादी है। वो जितने आराम से बोला उतने ही ज़ोर से वो उछली। व्हाट? क्या मिशेल की शादी नहीं हुई? दुआ तो मुझे कह रही थी कि हो गई। वो इंतहाई चंबे से बोली। तुम्हारे बगैर कैसे हो जाती है हनी? दुआ को मैंने कहा था तुमसे ऐसा बोलने को।
सरप्राइज़ के तौर पर मैंने डिले करा दी है। वो उसे वालिहाना अंदाज से देखता हुआ बोला, फिर जल्दी से बोला, हनी अब हनीमून के लिए हमारे पास सिर्फ 1 दिन और 2 रातें हैं, लिहाजा तुम टाइम वेस्ट मत करो। नकाश के इस जुमले ने उसे बुरी तरह पजल कर दिया। ओहो नकाश, आप बहुत बेबाक हैं, वो झुंझलाकर बोली थी। लेकिन इसी स्ना में नकाश आसपास के सन्नाटे का फ़ायदा उठा के उसके बेहद करीब आ चुका था। अब उसे तन्हाई अकेलेपन का कोई खौफ नहीं था, क्योंकि उसका मसीहा उसका सनम बन चुका था। यहाँ इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे बताइएगा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस आपको ये नावल कैसा लगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।